कल रात 2:30 बजे क्या हुआ था ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे और पाकिस्तान किस दोस्त मुल्क का सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है और उनके जासूसी आलात इस्तेमाल कर रहा है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तान ने इंडिया और पाकिस्तान की सरहद को जैम कर दिया, कैसे जैम किया ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और एक बहुत पुरानी खबर है जो नए अंदाज से नई इंफॉर्मेशन के साथ सामने आई है और वो खबर ये है कि 2021 में अगर आपको याद हो पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो गई थी। वो बिजली किसने बंद की थी और उसकी वजह क्या थी ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखिएगा हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। लेकिन दोबारा 2021 की तरफ जाता हूं। 2021 में जो बिजली बंद हुई थी उसका मौजूदा सूरत हाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, अब जंग का सबसे बड़ा हथियार जो है वो एयरफोर्स है और एयरफोर्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो कोई भी आपको मैली आंख से नहीं देख सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। आज हम आपको बहुत डिटेल बताने जा रहे हैं और इस तरह की अथेंटिक और इनसाइड डिटेल होगी ये कि यकीनन सुनने के बाद आपको खुशी भी होगी और शायद थोड़ी सी हैरानगी भी हो कि ये आपने कहां से हासिल कर ली। लेकिन पहला टॉपिक हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ इसमें एक टीजर देते जा रहे हैं, इतना बताते जा रहे हैं कि कल रात 2:30 बजे क्या हुआ था हम आपको ये बताएंगे। और जो हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टोरी है जी थोड़ी सी डिफरेंट। वो ये जी कि अमेरिकन व्यू और चाइनीज का जो व्यू है वो हम आपको देना जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में, साउथ एशिया के बारे में और इस जंगी सूरत हाल के बारे में दोनों का व्यू क्या है। तो एक रिसर्च फेलो है जी डैनियल मार्की, इनका ताल्लुक अमेरिका से और ये साउथ एशिया पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। इन्होंने क्या कहा है ये आपको बताएंगे और उसके बाद एक चाइनीज व्यू भी हम देंगे कि उनके एक प्रोफेसर साहब हैं। याद रखिएगा जो चाइना है वहां पे जो सिस्टम चलता है वो ऐसे नहीं होता कि कोई भी बाहर जाके चाइना के बारे में कुछ भी बोल सकता है। तो जो भी चाइना के बारे में बात कर रहा होगा वो बंदा ऑथेंटिक होगा और गवर्नमेंट की मर्जी से बात कर रहा होगा। उसने भी इंटरव्यू दिया जाके इंडिया के एक चैनल पे और ऐसी तबीयत साफ की कि इंडियंस के पास जवाब नहीं बचा। उन्होंने बड़ी कोशिश की उनके मुंह से कुछ निकलवा लें लेकिन चाइनीज के मुंह से जो निकला उसके बाद इंडियंस की तबीयत साफ हो गई। तो अभी सरेदस चलते हैं अपनी पहली स्टोरी पे और उसके बाद आपको बताएंगे कि 2:30 बजे क्या हुआ था। अच्छा, ये करण थापर का एक इंटरव्यू है जो डैनियल मार्की के साथ उसने किया और ये अमेरिका के अंदर रिसर्च फेलो है और इसका जो रिसर्च का टॉपिक है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चक्लिश है यानी जनूबी एशिया जिसको कहते हैं, जनूब मशरकी एशिया। तो जनूब मशरकी एशिया के अंदर जो जंगें चल रही हैं, जो फसादात हो रहे हैं, जो गड़बड़ हो रही है और जो अफवाज जनूबी मशरकी एशिया की है उसकी सूरत हाल क्या है उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं। इस इंटरव्यू से रिलेटेड जो खबर है वो मैंने कामरान यूसुफ साहब जो है, बल्कि दोनों खबरें जो हैं कामरान यूसुफ साहब के व्लॉग में मैंने सुनी है। और कामरान यूसुफ जो ना बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का रिपोर्टर है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जर्नलिस्ट है और इनका जो व्लॉग है उसके अंदर वाकई जान होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जान होती है और बड़ी रिसर्च करके ये बंदा व्लॉग करता है। और मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ ऑनेस्टली। जितनी मेहनत ये करता है हम में से कोई शख्स इतनी मेहनत नहीं करता। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना कामरान यूसुफ साहब को जाता है कि बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन वो लेकर आए। एग्जैक्टली। तो करण थापर के इंटरव्यू में जो डैनियल मार्की है उसने 4 चीज़ें बयान की हैं जो बड़ी दिलचस्प है और मेरा ख्याल है वो इस सारे सिनेरियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेंट कर सकती हैं। एक तो उसने कहा कि 2019 में जो मिस एडवेंचर किया था इंडिया ने उसमें इंडिया पूरी तरह फेल हुआ था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कामयाबी हासिल की थी। दूसरा उसने कहा कि पाकिस्तान जो है ना इसके अंदर जवाब देने की बहुत ज़्यादा अहलियत है। ये इंडिया को गलत फहमी है कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकेगा, इसके अंदर बड़ी कैपेबिलिटी है, बड़ी कैपेसिटी है इसकी। तो ये जब भी आपको जवाब देगा तो ये आपके दांत तोड़ देगा। और फिर उसने कहा कि ये ज़हन में रखें कि ये जो शॉर्ट टर्म जंग है ना उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा। ये हो सकता है कि इंडिया इस जंग को लंबा कर ले और अगर लंबा कर ले तो फिर पाकिस्तान के पास हो सकता है फाइनेंशियल इतना कुशन ना हो कि वो एक लंबी जंग खेल सके या उसमें कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन शॉर्ट टर्म जो जंग है उसके अंदर पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता। दूसरा उसने कहा कि ये जो है ना ख्याल कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा कोई सुपर पावर है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो वो गलत फहमी है उसको। ये बल्कि बराबर है और कई जगहों पे पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। तो ये इंटरव्यू जो था ना मेरा ख्याल है उसने बहुत एक सिनेरियो नया क्रिएट किया और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया। यहाँ अब मैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन ऐड आपके साथ कर रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई है ना एयरफोर्स है इसको 48 घंटे का एज हासिल है इंडिया के ऊपर। अच्छा। यानी शुरू के 48 घंटे जो है ना हम इंडिया को हिलने नहीं दे सकते और जो एयर वार होती है उसके अंदर 48 घंटे बहुत टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम अब अंदाजा नहीं कर सकते। जिसमें एक पाकिस्तान के सरगोदा से एक जहाज, जंगी जहाज उड़ के इंडिया के अंदर दाखिल हो के वहाँ पे मिसाइल फेंक के 2, सवा 2, 2.5 मिनट में वापस आ सकता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 48 घंटे जो कितना बड़ा टाइम होता है। तो इस 48 घंटे में पाकिस्तान जो है उसका पलड़ा भारी है। ये वॉरफेयर का टाइम 48 घंटे, तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है और इंडियन इस चीज़ से घबराते भी हैं। और अभी ये जो जंग नहीं हो सकी, बिल्कुल जंग स्टार्ट थी और तोपें चल रही थी, राइफलें और बम्बार्टमेंट जारी थी, लेकिन उस जंग ने ज़्यादा क्योंकि कदम आगे नहीं बढ़ाए और आगे नहीं फैली। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है, फिर पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम बड़ा तगड़ा है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हम हर ऑप्शन पे जाएं,
हम रायत नहीं करेंगे। तो इस चीज़ ने भी, यानी पाकिस्तान का जो बयानी है उसने भी बड़ा मेन किरदार अदा किया। तो दूसरा जो है ना वो चाइनीज़ प्रोफेसर से रिलेटेड है, और ये भी कामरान यूसुफ साहब के ब्लॉग से मैंने सुना था। ये वन न्यूज़ जो इंडिया का एक चैनल है उसके अंदर चाइनीज़ प्रोफेसर आया और उसने ये मैसेज दिया इंडिया को कि पाकिस्तान और जो चीन है वो आयरन ब्रदर्स हैं, वह लोहे के बने हुए दोस्त हैं एक दूसरे के। तो हम एक दूसरे के लग नहीं रह सकते, और अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो चाइना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो एक मैसेज जो है, और इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि आपने कहा कि चाइना का सिस्टम यह है कि वहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे के साथ मरबूत है, जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उठ के कोई भी बात कर सकते, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लिबर्टी लेते हैं लोग कि कुछ भी कह सकते हैं। चाइना के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरे जो उनके प्रोफेसर होते हैं, जो उनके वार एनालिस्ट होते हैं, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, वो स्टेट उनको डेवलप करती है और स्टेट ही उनको फीड करती है। तो चाइना के अंदर कोई प्रोफेसर अगर बोल रहा है तो आप समझें कि पूरा चाइना बोल रहा है, वो कि एक बंदे की इंडिविजुअल राय नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है ना, मेरी जाती राय है, ठीक है? तो चाइना के अंदर जाती राय नहीं होती, वो स्टेट की राय होती। तो कोई आदमी उठ के ऐसा नहीं कह सकता जी मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा या पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, वो नहीं। बल्कि चाइना ने जो पाकिस्तान के लिए इस सारी झड़पों के दरमियान भी किया, वो आगे चल के हम बात भी करेंगे कि पाकिस्तान किस लिहाज से चाइना के करीब और चाइना किस लिहाज से पाकिस्तान के करीब। ठीक है, चौधरी साहब, ये डैनियल मार्की ने एक और भी चाइना के हवाले से भी उसने एक जवाब दिया। उसने कहा जी कि जो चाइना का इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में, और अगर कोई ऑल आउट वॉर छिड़ती है तो ये अमेरिकन भी जानते हैं कि जो चाइना है वो फुल फ्लैश पाकिस्तान के साथ आगे खड़ा हो जाएगा और पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और यही चाइनीज कह रहे हैं कि भाई हम तो आयरन ब्रदर्स हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो इंडिया खुद ही सोच लो क्या करना है। अच्छा चौधरी साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा कुछ लोगों ने कहा कि अब वॉर जो है ना वो स्लो हो रही है या जा रही है, मतलब हल्के की तरफ, तो आप ज़्यादा तंग ना करें इंडियंस को ना, तो बार बार आप मॉक करते हैं, उन्हें बातें कहते हैं, उनके नाम बिगाड़ते हैं। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ जी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये जनरल बकरी को मतलब उनका नाम ना लूँ या गोबर आरिया का नाम ना लूँ या तेजाब गोस्वामी का। बस मैं आइंदा इनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, कोई नाम नहीं बिगाड़ूंगा। मैं फाड़ के किसी वक्त बाहर आ जाता हूं। मैं तंग नहीं करूंगा जी, मैं तंग नहीं करूंगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी, इसको माफ करते हैं जी आप। अब जी नेक्स्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी हमारी। पाकिस्तान ने सरहदें जाम कर दी। ये सरहदें जाम किस तरह से हुई हैं ये हम आपको डिटेल से स्टोरी बताने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तानी सरहदें इतनी ही महफूज हैं जितना इस वक्त आप खुद को फील कर रहे हैं अपने घरों में महफूज। जब आपकी फौज जाग रही होती है तो आप सुकून से सो रहे होते हैं, और यकीन माने सुकून से सोते रहिए, कोई इशू नहीं है। इस तरह के इकदाम पाकिस्तान ने कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा कदम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कल रात 2:30 बजे क्या हुआ था। और ये नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया है और जैमर्स लगा दिए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे, पाकिस्तान ने बड़े लेवल पे। और ये जो जैमर्स हैं ये बेसिकली पाकिस्तान ने चाइना की मदद से बनाए हैं और बड़े लेटेस्ट हैं। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जैसे कि जहाज़ हमने बनाया JF-17 थंडर, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, और बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा जहाज़ है, और ये रेप्लिका है ऑलमोस्ट F-16 का। और वही टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इवॉल्व करके तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ बना लिया। PL-15 कैरी कर लेता है, 200 किलोमीटर ज़्यादा मार सकता है, 250 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये पाकिस्तान ने खुद बनाया है, और वो एक खोता-रेडा तेजस 1983 से बनता आ रहा है। अच्छा, तो इसी तरह ये जो जैमर्स हैं ये भी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाए। तो अब ये सरहद के ऊपर लग गए हैं, और आप ये समझो कि एक नई यूनिट क्रिएट की है फौज के अंदर, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स जो है वो भी डेवलप हो गए, और वो भी इस वक्त प्लेस हो गए हैं हमारे बॉर्डर पे और LOC पे ज़्यादा। और अब ऐसा है कि अगर फर्ज करें कि इंडिया वहाँ पे कोई गड़बड़ भी करता है तो पूरी तौर पे पाकिस्तान जो है वो उसका जवाब देने का काबिल हो जाएगा, और फिर साथ साथ वहाँ पे जो कम्युनिकेशन वो जैम हो जाएगी, और जैमर्स लग गए वो सारे। तो इंडिया ने अभी सोच ही रहा था, क्योंकि उसके पास भी है, ये भी ज़हन में रखोगे उसके पास भी, लेकिन उसके पास इसराइल की टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो है ना उसके मुताबिक उन्होंने, तो लिहाजा इस वक्त आप ये समझ लो कि उन्होंने पाकिस्तान ने जैम कर दी है सरहदें ऑलमोस्ट। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं वो जैम हो जाएंगे। तो नेविगेशन और कम्युनिकेशन दोनों जब चाहे पाकिस्तान जैम कर जैमर्स लगे। ठीक है जी, एक जो कदम है और आगे बढ़ गया पाकिस्तान। ठीक है। और ये न्यूज़ भी आपको देते जाएं कि हमारी टेक्नोलॉजी वाकई ही लेटेस्ट है जो दुनिया मान रही है, और वाकई इंडिया इससे घबराया हुआ है कि उसकी कम्युनिकेशन हमने किस बुरी तरीके से जाम किया, और 2019 में भी जो वाकया हुआ था उसमें जैमर्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आप चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो चौधरी साहब फिर बता देंगे कि 2:30 बजे कल क्या हुआ था? उस 2:30 बजे की तरफ जाने से पहले ना मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ, वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बल्कि देखने वाले भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो LOC है ना जी, वो ज़ाहिर लंबी LOC है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे 2 सेक्टर, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से इंडियन जहाज़ जो है पाकिस्तान के हदूद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 2 हमारे वीक पॉइंट है पाकिस्तान के, आप इस तरह समझ लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो पहाड़ी इलाका है, और जो पहाड़ी इलाका है उसमें से किसी जगह पे इंडिया कमज़ोर है और किसी जगह पे पाकिस्तान कमज़ोर है। ये एक रियलिटी है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। तो 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से जो इंडियन जहाज़ है वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, और दो ही जगहों से दाखिल होते हैं। जैसे कि 2019 में उसमें से एक ही जगह थी जिसके अंदर से वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे। तो एक बेसिकली वादी है, और इस वादी को आप ये समझें कि चौड़ाई में बहुत बड़ी चौड़ाई के अंदर वैली है, और ये भिंबर और कोटली के दरमियान है। भिंबर और कोटली के दरमियान एक इलाका है जिसको आप समझ लें कि एक वादी है जो बहुत चौड़ी है,
और इस वादी के जरिए जो है ना अमूमन जो इंडियन जहाज अगर दाखिल होंगे तो दाखिल होके यहाँ से फिर बाग से बाहर निकलेंगे, बाग के इलाके से। तो ऐसे डाई लगा के और फिर उसके बाद बाग से घूम के ये वापस इंडिया के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये एक जगह है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी सेंसिटिव है। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडियन जहाज आएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें इमीडिएटली पता चल जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा वहाँ पे हर वक्त एक्टिव रहता है। और इस छेड़छाड़ के दरमियान भी एक्टिव था, 2019 में भी एक्टिव था। बल्कि 2019 में जो सूरत है वो बड़ी दिलचस्प थी। सारी रात पाकिस्तानी जहाज भी LOC पे करते रहे, गश्त करते रहे, और जो इंडियन जहाज थे वो भी। और सुबह 6 बजे फिर इस तरह हुआ था कि हमारे जहाज वापस आ गए, और वापस आके वो तैयार खड़े रहे सरगोदा के अंदर और बाकी कामरा वगैरह में जो करीब तरीन है। और इंडियन जहाज़ों ने ये समझा कि बस वो चले गए, अब सो गए होंगे, और उसी चक्कर में इधर आ गए, जबकि हमारे जहाज एक्टिव थे लेकिन वो ग्राउंड थे। वो इमीडिएटली उठे और उन्होंने पकड़ लिया उनको, और पकड़ के उसके बाद अभिनंदन पकड़ा गया। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ था वो उस दौरान भी यही हुआ था कि सारी रात यही चलता रहा मामला। अब दूसरा जो सेक्टर है ना वो बेसिकली जो है वो मुजफ्फराबाद और 8 मुकाम के दरमियान एक है इलाका है जहाँ से भी इंडियन जहाज जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये 2019 का एक सवाल याद आ रहा है दरमियान में कि हमें ये लगा कि पाकिस्तानी जहाज ऑलरेडी सरहद पे मौजूद थे, इन्होंने जब वहां पे उन्हें अटैक किया या फायर किया तो उसके बाद जो अभिनंदन था वो दौड़ता हुआ इस साइड पे आया और हमने जैमर्स लगा दिए और वो फंस गया और उसे कम्युनिकेशन जाम हुई और हमने अच्छा, ये पूरी डिटेल के साथ में मैं कॉलम लिख चुका हूँ जिसके अंदर जिसका टाइटल ये है 27 फरवरी 2019। ठीक है। उसके अंदर पूरी तफसील है कि ये जहाज कहाँ से उड़े, क्या हुआ, कौन कौन से मकाम पाकिस्तानी 6 मकामात थे जो पाकिस्तान ने लॉक किए थे, और वहाँ पे पाकिस्तान के जहाज पहुँच के उन्होंने तस्वीरें खींच के इंडियन आर्मी को भिजवाई, और फिर वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर के फासले पे जाके उन्होंने मिसाइल मारे और मार के वापस आ गए। ठीक है। ये उनको मैसेज दिया कि आप हमारी इतनी रेंज के अंदर थे और हम चाहते तो आपको उड़ा देते। और उसके अंदर एक कृष्णा घाटी एक जगह है, ये बेसिकली जो ये वाला जो मुकाम है ना जिसमें मैं बता रहा था चौड़ी सी वादी है और पेम्बर और कोटली है, इसी साइड के ऊपर ना एक जगह है समानी जिसको कहते हैं, समानी सेक्टर, जहाँ से अभिनंदन का जहाज अंदर दाखिल होता है, इसी तरफ से जहाज दाखिल हो सकता है। इस समानी सेक्टर में मैं क्योंकि घूमता फिरता रहा हूँ, एक टूरिस्ट होने के नाते ये भी फायदा होता है कि आप कहीं भी चले जाते हैं, तो मैं समानी क्या हूँ। अच्छा। और वहाँ पे एक रीड फाउंडेशन का स्कूल है, वहाँ पे बैठ के मैंने बहुत बच्चों के साथ भी बात की हुई है, और वो पाकिस्तान का आखिरी स्कूल है पाकिस्तान की तरफ से, लास्ट स्कूल है, सरहद पे बना हुआ है। अच्छा। और उसके अंदर भी शेलिंग होती रहती है, और वहाँ पे उन्होंने शेल रखे हुए सारे बच्चों ने, और वहाँ पे बंकर बने हुए हैं कि बच्चे जो अगर दौड़ के बचाना चाहें अपनी जान तो कैसे उन्होंने जाना, ड्रिल सिखाते हैं उनको। तो वो जो ये समानी सेक्टर है ना जिसमें स्कूल है, तो तीनों साइडों से इंडियन मोर्चे हैं, तीनों साइड, और इस साइड पे पाकिस्तान के मोर्चे हैं। ठीक है। तो वहाँ जो दूसरी साइड है ना समानी के दूसरी साइड है, वहाँ पे नुशैरा शहर है, और ये नुशैरा शहर जो मकबूजा कश्मीर का शहर है, वहाँ पे कृष्ण घाटी एक जगह है, और उस कृष्ण घाटी के अंदर उनका एक ब्रिगेड है, ठीक है, जिसे नौशहरा ब्रिगेड कहा जाता है। तो 27 फरवरी 2019 को वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो चीफ थे उसका नाम था बिपिन रावत, वो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उससे पहले जो एक रात पहले जो पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ था, बालाकोट का अटैक, वो वहाँ पे बैठ के उन्होंने उसकी निगरानी की थी। ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन ले रहे थे, और वहाँ पे हमारा जहाज गया, हमारे पायलट के, उन्होंने तस्वीर खींच के वहाँ पे 500 मीटर के फासले पे उन्होंने बम मारा, और बम मारने के बाद मिसाइल मार के वहाँ से वापस आए और उनको तस्वीरें भेजी कि आपके आर्मी चीफ के इतने करीब थे, लेकिन हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हमारे रेडार में आप गलतफहमी आपको कि हमें आपके बारे में पता नहीं। और जब वो वहाँ पे मिसाइल मारा पाकिस्तान ने, तो इमीडिएटली उनका जो आर्मी चीफ था वहाँ से भाग गया। ठीक है। तो ये उसकी डिटेल है। अच्छा, उसके बाद जब जो तैयारे थे वो वापस आए, और उसके बाद फिर वो उनका पीछा करते हुए अभिनंदन वाला वाक़या हुआ। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था ना वो यही था, सारी रात जहाज उड़ते रहे, इधर से भी उड़ते रहे, उधर से भी उड़ते रहे, फिर उसके बाद जहाज वापस आ गए, फिर वही समझते रहे कि ये सो गए होंगे, फिर ये आए, फिर उन्होंने छेड़छाड़ की, फिर ये वहाँ गए, वहाँ जाके फिर इन्होंने सारी साइड्स को लॉक करने के बाद फिर ये उसके बाद वापस आए अभिनंदन, उसके बाद वापस आए। ये लंबी कहानी पूरी डिटेल, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल मैंने सोचा कि मैंने आपको बता दूं। अच्छा, दूसरा जो सेक्टर है वो मुजफ्फराबाद और 8 मकाम के दरमियान है, और यहाँ से भी जो है ना उनके जहाज पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में, और यहाँ पे भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिव है, लिहाजा कोई रात जागने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सारा दिन बहुत ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव होता है वो इमीडिएटली बता देता है। तो ये जंगी जहाज़ हर वक्त ही तैयार रहते हैं, और इस किस्म की टेंशन के अंदर तो हर वक्त ही तैयार होते हैं, और यहाँ से कोई 1-1.5 मिनट का फासला है, कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, जंगी जहाज़ बड़ी स्पीड से जाते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन में भी चौधरी साहब मेरे ख्याल कुछ पायलट्स जो होते हैं कॉकपिट में मौजूद होते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं, 24 घंटे एक सिर्फ अलार्म बजाना होता है, कड़क करके ना दौड़ते दौड़ते अलार्म बजाते हैं। इतनी डिटेल आपके पास है कि आप कितनी देर में तैयारी कर लेते हैं इसकी? 5 मिनट में 5 मिनट काफी होते हैं यार, पूरा दिन नहीं लगता था कि नहीं 5 मिनट काफी होते हैं। आपके जो है ना लिंक्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा। और उसके लिए याद रखो कि इंसान को बहुत ज्यादा बुकरात नहीं, आपको सपोर्ट चाहिए होती है हर जगह पे। मतलब फर्ज करो कि आप DNA है, तो मैं DNA का एक्सपर्ट तो नहीं है,
तो ये है कि अगर आपने डीएनए पे बात करनी है तो आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ऐसे लिंक होने चाहिए जो डीएनए के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी ये इस वक्त जब जंगी सूरत होती है तो आपके पास इंफॉर्मेशन का सेक्टर होना चाहिए पूरे का पूरा, सोर्सेज होने चाहिए और सोर्सेज सॉलिड होने चाहिए। तो उससे आप, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, दो जगह जहाँ से, अब ये मसला ये है कि कल रात 2:30 बजे क्या हुआ? कल रात 2:30 बजे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? पहली बात तो ये कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, तो उसकी चौधरी वजह आप यकीन करो कि 2:30 बजे कल रात कुछ नहीं हुआ। चौधरी साहब नहीं करें इस तरह उसकी से, वजह 2:30 बजे ये- की बहुत खबर चल रही है, कुछ हुआ है? मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि कल रात या परसों रात 2:30 बजे इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिकन दरमियान में आ चुके थे और उन्होंने इंडियन से कहा था कि आप पीछे हटें यहाँ से। अच्छा। और पाकिस्तान से उन्होंने पहले बात की और पाकिस्तान ने उनको ऑफर की कि आप इनको रोकें, अगर ये रुक जाते हैं तो हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं अपना। तो जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मार्को रूबियो की बात हुई तो पाकिस्तान ने तो यही ऑफर की कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे ठीक हैं, है। आप उनको रोकें। ओके। तो जब उन्होंने उनके जयशंकर से बात कर ली तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुकम्मल सन्नाटा है, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहले आपको कह रहा हूँ तो आखिरी हाई टेंशन नाइट कौन सी थी? वो और 29 और 30 अप्रैल की रात थी जिस दिन हमने कहा था कि आज की रात बड़ी सेंसिटिव है और आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। ठीक उस है। रात डेफिनेटली हुआ जिस दिन था, उस इंफॉर्मेशन रात- मिनिस्टर आए थे। जिस रात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए थे उस ठीक है। रात, और उस रात उनके राफेल त्यारे उड़े थे और कोई शक नहीं है कि फुल फ्लज उड़े थे। पाकिस्तान के त्यारे भी इधर से उड़े थे और बड़ी हाई टेंशन थी दोनों साइडों पे, और उस साइड से भी चल रहे थे त्यारे, इस साइड पे भी चल रहे थे, उस साइड पे भी मिसाइल लगे हुए थे, इस साइड पे भी मिसाइल लगे हुए थे, इसमें कोई ठीक शक है। नहीं। और ये जो इंफॉर्मेशन है ना सारी चाइना ने दी थी पाकिस्तान को, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपना सैटेलाइट जो है पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। अच्छा। यानी एक तो सैटेलाइट को वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्सेस दी हुई है। एक्सेस दी हुई, मैं ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये है ठीक है। कि एक्सेस दी हुई कि पाकिस्तान उनका सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है और उनका सैटेलाइट जो लेटेस्ट है हर लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं। तो पाकिस्तान उनका सैटेलाइट को इस्तेमाल करके एक एक जो इंफॉर्मेशन है नैनो सेकंड्स की वो भी पाकिस्तान के पास होते हैं। ओके। और दूसरा ये कि ये जो था ना 72 घंटे का, कि 72 घंटे बड़े सेंसिटिव है, ये इंफॉर्मेशन भी चाइना ने दी थी और इसका ताल्लुक सैटेलाइट के साथ नहीं था, प्लानिंग के साथ। उन्हें पता था कि इंडियन क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान को बताया था कि ये आपको गलत फहमी है कि कोई ये 5-10 दिनों का मामला, ये 72 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। और ये 22 अप्रैल को बताया उन्होंने, जब ये वाकया हुआ ना पहलगाम का, तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि इमीडिएटली ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन उन्हें बताया गया कि 72 घंटे हैं आपके पास, इन्होंने कुछ ना कुछ 72 घंटे के अंदर प्लान किया हुआ, ये कर देंगे। तो पाकिस्तान फिर उसके साथ ही फौरी तौर पर एक्टिव हुआ। अब एक तो पाकिस्तान के पास चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो शेयरिंग है, दूसरा ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और चाइना ने सारे मामले में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, खुल के सपोर्ट किया। किसी जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइनीज ने कोई कंजूसी का मुजाहरा किया। ओके। तो ये है सारा। अब ये जो जिस रात उन्होंने अता तारक साहब ने बात की थी ना 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात, उस रात बहुत हाई टेंशन थी, कोई शक नहीं है। राफेल त्यारे उस साइड पे भी थे, पाकिस्तानी त्यारे भी, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो त्यारे थे 50 के करीब पाकिस्तानी त्यारे एक्टिव थे। ठीक है। और ये जो था सारा, अच्छा उससे पहले हमने ये खबर ये भी दी थी कि पाकिस्तान ने लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक का जो एयर स्पेस है उसको खाली कर दिया और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसीलिए ये पाबंदी लगी थी कि पाकिस्तान जो है उसको खतरा था कि किसी वक्त भी हो सकता है और हमारे जहाज उड़ेंगे तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हम एक्साइज उस टाइम फुल एक्साइज भी कर फुल एक्साइज वही एक्साइज वही है, वो एक्साइज Basically, India का तराक address। इंफॉर्मेशन बेस्ड ठीक है। थी और सारे त्यारे। और इसमें अच्छा ये ज़हन में रखो कि F-16 जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर वार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ कि F-16 जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक सिर्फ डिफेंस कर सकें। तो F-16 हमेशा पीछे रहते हैं, और जो बाकी हमारे जहाज़ हैं जो आप समझे स्ट्राइकिंग जहाज़ हैं वो आगे होते हैं। तो ये है उसकी इंफॉर्मेशन। 29 और 30 अप्रैल की रात जो थी ना ठीक वो है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, कोई शक नहीं है, और ख़तरा था बहुत ज़्यादा, और जहाज़ उस साइड से भी उड़े, इस साइड पे भी उड़े। और ये जो एक इन्फॉर्मेशन है ना कि हमने राफेल का सिस्टम जैम कर दिया था, ये गलत है, टोटल गलत खबर। ऐसा तो फिर असल इन्फॉर्मेशन क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, उनकी कम्युनिकेशन भी थी, हमारी कम्युनिकेशन भी थी। ठीक है। दूसरी इसके अंदर ये ज़हन में रखो कि वैसे अब आप एक्सपर्ट से पूछें, मैं दोबारा ये कहता हूँ, कोई 12 घंटे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपर्ट से पूछ लें। जब आप जैमर लगाते हैं तो ये नहीं होता कि मुसलमान जैमर है तो ये सिर्फ हिंदुओं का जो जहाज़ है उसको जैम करेगा, या ये यहाँ पे इंडियन जैमर है तो ये सिर्फ पाकिस्तानी जहाज़ों का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करे। जैमर तो जैमर होता है, वो तो दोनों की कम्युनिकेशन कट कर देगा। अच्छा चौधरी साहब, ये आप राफेल तैयारी की बात कर रहे थे, बहुत खबर चली जी कि राफेल तैयारा आया और उसे जैम कर दिया गया यहाँ पे, और उसके बाद वो परेशान होकर अचानक वहां से वापस निकल गया। इस तरह की खबरें में दौड़ती रही, जंग होती है, कोई भी खबर लोग चला देते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में कोई रियलिटी मालूम है? जी, मैंने पता किया था, और वैसे तो कभी मैंने क्लेम ही नहीं किया जी कि मैंने पता किया या 12 घंटे में दौड़ता रहा या मैं विंडो में बैठा रहा, लेकिन मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने कंफर्म किया है। तो दूसरी तरफ से जवाब आया कि बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है, ज़ेब दास्तान। कोई ना कम्युनिकेशन जैम हुई है और ना ही नेविगेशन सिस्टम जैम हुआ है, बस ये उनके तैयारे भी आए थे, हमारे तैयारे भी थे, साथ साथ उठते रहे, सारी रात ही ये चक्कर चलता रहा। और उसी वक्त फिर अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसीलिए की गई थी कि दुनिया को बताया जाए कि हमें पता है कि क्या हो रहा है।
ठीक है, बाकी सारी कहानी थी सर। बाकी सारी कहानी थी। चलें, ठीक है। तो नाजरीन, जो F-16 हम कहते हैं हमारा बहुत ताकतवर तैयार है, 43 ईयर्स उसे हो चुके हैं आए हुए, लेकिन उसके बाद हमारे पास J-10C और थंडर और बहुत सारी ऐसी पावर आ चुकी है जो इंडिया यकीनन जानता है, इसलिए वो पंगा नहीं लेता। तो बेफिक्र रहिए, हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी चौधरी साहब आगे। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपके पास एक इनसाइड न्यूज़ आई है, मैं जानता हूँ आपने सिर्फ इतनी ही मेरे साथ शेयर की थी, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। 2021 के अंदर पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई थी, पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया था। उसके पीछे राज क्या था, रीजन क्या थी, वो जानते हैं इस स्टोरी में। अब ये चाइना के साथ जो पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन है, जो कॉपरेशन है ना, ये बेसिकली उसका एक वाकया है जो आपके सामने मैं रखता हूँ कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी इस लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं कि 2021 में इंडिया को कुछ चीज़ों के बारे में पता चल गया, पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में, लोकेशंस का पता चल गया। और वो जो लोकेशंस है फिर चाइनीज़ के नोटिस में आए, तो चाइनीज़ ने फिर पाकिस्तान को बताया कि जनाब आपकी ये चीज़ जो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, अच्छा, इमीडिएटली इसको रीलोकेट करें या इसका बंदोबस्त करें। तो वो चाइनीज़ के इंफॉर्मेशन के ऊपर जब पाकिस्तान ने कंफर्म किया तो फिर पाकिस्तान की पूरी बिजली हमने खुद बंद की थी, अच्छा, टोटल ब्लैकआउट करके। हाँ। फिर हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें जो रीलोकेट की उसकी, ठीक है। और ये उसकी बैकग्राउंड है सारी। तो इस हद तक कम्युनिकेशन पाकिस्तान और चाइना की है, और ये नॉर्मल हालात की है और जंगी हालात की। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसके अंदर चाइना किस कदर कॉपरेट करता है, किस कदर कॉपरेट और किस कदर कॉपरेट चाइना ने इस मरतबा किया। इतना ज़्यादा कॉपरेट किया कि अमेरिकन को ये फील हुआ कि अगर हमने कोई ज़्यादा छेड़छाड़ की तो ये पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे होकर मत मार के रखते हैं। और चाइना के साथ वैसे भी इस वक्त अमेरिकन के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें चाइना और पाकिस्तान के इकट्ठे होने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे, और इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अमेरिकियों को खतरा महसूस हुआ कि अगर उन्होंने मामलात को कूल डाउन ना किया तो ये एक और तरह की जंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये पूरी सिचुएशन के दौरान जब से ये टेंशन क्रिएट हुई इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमने आपको लम्हा बा लम्हा आगाह किया। जब टेंशन बढ़ी हमने आपको बताया कि टेंशन बढ़ गई है, बॉर्डर्स गर्म हो चुके हैं। जब कोई झड़प हुई तो उसके बारे में इन्फॉर्म किया, और जब डी एस्केलेशन हुई और फौजें वापस जाना शुरू हुई तो हमने आपको तब भी बताया। सिर्फ व्यूज लेने की खातिर हम अभी तक जंग छेड़ के नहीं बैठे हुए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।